नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ से। तो पहला न्यूज़ है हमारा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को लेकर के। क्या होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स? तो ये एक तरीके का इंडेक्स होता है जो हमारे जो सर्विसेज सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ जो न्यूज़ है वो जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अप्रैल के महीने में ऐसा देखा गया है कि जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है हमारा वो थोड़ा घट गया है, यानी 59.1 था जो लास्ट मंथ, उससे घट करके हमारा 58.8 हो गया है। लेकिन फिर भी ये अब तक का बेस्ट इंडेक्स है इन द लास्ट 3.5 ईयर्स। और ये 3.5 ईयर्स जो टाइम है वो क्या टाइम है? तो ये हमारा कोविड के बाद का टाइम है। तो कोविड के बाद जो ग्रोथ स्लो हुई थी उसका जो हाइक हमें देखने को मिला था वो सबसे ज़्यादा हाइक हुआ था मार्च 2024 में, और सेकेंड बेस्ट अभी हमें देखने को मिला है अप्रैल में। तो क्या होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स? तो इट मेजर्स द हेल्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। तो इंडिया में दो तरीके के परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है वो मेजर किए जाते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, दूसरा होता है सर्विसेज पीएमआई। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हेल्थ का, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको डिटरमाइन करता है, उसका ग्रोथ कैसा है उस चीज़ को डिटरमाइन करता है। और ऑलमोस्ट 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का डेटा जो है वो ये स्टडी करता है और उसके बाद ये इंडेक्स को निकालता है। यानी एन इंडेक्स अबव द वैल्यू ऑफ 50 इंडिकेट्स एक्सपेंशन व्हाइल बिलो 50 इंडिकेट्स कंट्रैक्शन। यानी इसका जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होकर के 100 तक जा सकता है। तो 0 से 50 का जो रेंज है दैट इज कंट्रैक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज या कंट्रैक्शन ऑफ द सेक्टर, और 51 से 100 का जो रेंज है या अबव 50 जो रेंज है वो क्या दिखाएगा? वो एक्सपेंशन दिखाएगा। तो अभी हमारा जो रेंज वैल्यू है 58.8 है इस मंथ के लिए, तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सिमिलरली सर्विसेज पीएमआई क्या दिखाता है? तो वो हेल्थ ऑफ द सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया को दिखाता है। ये भी एक मंथली सर्वे है बट ऑफ परचेजिंग मैनेजर्स फ्रॉम ओवर 500 सर्विस सेक्टर कंपनीज। जो सर्विस सेक्टर कंपनीज हैं ये उनके डेटा को स्टडी करता है, और उसके बाद इसका भी अगर 50 से ऊपर का वैल्यू रहा तो सर्विसेज सेक्टर की एक्सपेंशन को दर्शाएगा, और अगर 50 से नीचे का वैल्यू रहा तो ये सर्विसेज सेक्टर के कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाता है। इससे ज़्यादा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। कौन इसको निकालता है? तो HSBC जो है वो इसको निकालता है इंडिया में। ठीक है, तो ये बस इम्पॉर्टेंट है कि एक मंथली इंडेक्स है जो कि कौन निकालता है वो एग्जाम में कभी आपसे पूछा जा सकता है, और इसकी वैल्यू को ध्यान में रखिए कि 50 से ऊपर एक्सपेंशन और 50 से नीचे कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड जो न्यूज़ है हमारा वो है इंडिया प्रोटेस्ट चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन इन द पीओके वैली। तो अब आप समझिए इस चीज़ को कि पीओके जो है दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप इस मैप को देखिए तो ये अभी जो हमारा 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को जब रिवोक किया गया, आर्टिकल 370 को जब एब्रोगेट किया गया एंड जम्मू कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, पहला जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर का जो ये हमारा पार्ट है ये पूरा जो है ये इंडिया का पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, बट एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर देखा जाए तो इसके कुछ हिस्से जो हैं वो चाइना के कंट्रोल में है और कुछ हिस्से जो हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो वो वाला हिस्सा प्रेजेंट का जो पाकिस्तान की कंट्रोल में है उसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी वो कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। इसमें इसको अगर डिवाइड किया जाए तो इसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहला आज़ाद कश्मीर और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान। तो आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर इसलिए बोलता है
क्योंकि उस उनके हिसाब से इंडिया ने कश्मीर पे जो कब्जा कर रखा है उसका छोटा सा हिस्सा एट प्रेजेंट आज़ाद हो चुका है, इसीलिए वो लोग उसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। अगर आपने वो मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान, तो उसमें वो कहता है कि कश्मीर, ये जो फोटो वो दिखाता है सलमान खान, तो वो ओम पुरी का जो कैरेक्टर है वो बताता है कि ये तो कश्मीर है। सलमान खान कहता है पर कश्मीर तो हमारे पास है। तो वो क्या कहते हैं कि एक छोटा हिस्सा हमारे पास भी है, वही कश्मीर का हिस्सा जो उनके पास है उसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये मैप देखिए, ये गिलगिट, ये बाल्टिस्तान, अगर इसको हम और जूम करके देखें तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, और ये गिलगिट बाल्टिस्तान और ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है वो ये वाला है, ना कि ये वाला। ठीक है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब कि यहाँ जो हमारा सीज फायर फॉलो होता है वो इस लाइन के हिसाब से होता है, ना कि इस लाइन के हिसाब से। प्लस इसका एक और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक और छोटा सा हिस्सा है, ये है शाक्सगाम वैली। और ये शाक्सगाम वैली को पाकिस्तान ने क्या किया था कि इलीगली चाइना को सीड कर दिया था 1963 में। अब आप समझिए इस चीज़ को, अगर आपका पड़ोसी आपके घर में घुस जाए और आपके घर पे कब्जा कर ले, चलो वहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है कि उसको लगता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है इसीलिए उसने कब्जा कर दिया। कब्जा तो कर लिया, करने के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है वो तीसरे बंदे को दे दी। यही चीज़ यहाँ हो रही है कि हमारी टेरिटरी थी उसको उन्होंने कब्जा किया और अब चाइना को दे दिया। तो जो हमारी टेरिटरी है अब उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है, तो कभी चाइना और कभी पाकिस्तान। इसी वजह से इस एरिया को हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। और हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जल्द से जल्द जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको वापस इंडिया का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जा सके। और ये है अक्साई चीन वाला एरिया जो कि चाइना के कंट्रोल में है। और ये हमारा है सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के पास है और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है। तो अब यहाँ चाइना जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रहा है। किस बेसिस पे कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, तो ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं ये सीपेक का हिस्सा है। तो भाई सीपेक क्या है, सीपेक इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये मैप देखिए, जो सेकेंड वाला मैप है हमारा, ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यानी चाइना से पाकिस्तान तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि किस पर्पस के लिए यूज़ होगा, तो ट्रेड के पर्पसेस के लिए, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है उन पर्पसेस के लिए यूज़ होगा। तो आपने आप नाम सुना होगा आपने मलक्का स्ट्रेट का। तो मलक्का स्ट्रेट जो है चाइना को हमेशा ये खतरा होता है, ये मलक्का स्ट्रेट जो है वो इंडिया के साउथ में लोकेटेड है। तो यहाँ चाइना को हमेशा खतरा रहता है कि इंडिया अगर कभी ऐसा करेगा कि मलक्का स्ट्रेट को बंद कर देगा तो चाइना का जो पूरा ट्रेड है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। तो इन केस अगर कभी ऐसा होता है इन फ्यूचर कि ये जो एरिया है वो बंद हो जाता है मलक्का स्ट्रेट वाला, तो चाइना इस सीपेक को यूज़ कर सकता है फॉर द ट्रेड पर्पसेस। और इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है, अगर दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ कोई कॉरिडोर बनाना चाहती है तो ठीक है, आप खुशी खुशी बनाइए। पर प्रॉब्लम तब होती है जब वो कॉरिडोर हमारी टेरिटरी से पास कर रहा हो बिना हमारी मर्जी के। एंड दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज विद सीपेक, कि सीपेक जो है वो पीओके से पास करता है और इंडिया जो कि पीओके का असली हकदार है, असली एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास इस चीज़ को लेकर के उससे कंसल्ट नहीं किया गया था। इसीलिए जो इंडिया है वो पीओके में कंस्ट्रक्शंस के और सीपेक के खिलाफ रहता है कि बिना हमारी परमिशन के अगर आप हमारे एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी सॉवरेंटी के खिलाफ है और ये एक इलीगल अटेम्प्ट है to control the area. So India has registered its protest with Beijing against China's illegal attempts to alter facts on the ground. कि अगर इंडिया जाके चाइना को बोलता है कि हांगकांग आपका हिस्सा नहीं है, ताइवान आपका हिस्सा नहीं है, तो चाइना को कितना बुरा लगेगा।
वैसे ही अगर आप सिर्फ पाकिस्तान को कंसल्ट करके पीओके में कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, दैट मीन्स China is sending a clear message to India that it does not consider India's claims over POK and उसका मानना है कि POK जो है वो पाकिस्तान का ही पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया चाइना के बायलैटरल रिलेशंस हैं इस कंटेक्स्ट की वजह से खराब हो सकते हैं, इसीलिए इंडिया जो है वो इसके खिलाफ है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो एक 13,297 किलोमीटर्स का एरिया है जो कि पाकिस्तानी फोर्सेस के कंट्रोल में है। कब से? तो 1 जनवरी 1949 के टाइम से, और ये जो सीज फायर लाइन है ये इसी दिन पे इफेक्ट में आई थी। इसका पॉपुलेशन करीब 40 लाख लोग हैं और लास्ट सेंसस 2017 में हुआ था। 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे और इसका कैपिटल जो है वो मुजफ्फराबाद है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ से पास करती है वो है किशनगंगा, जो कि झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये श्रीनगर के नॉर्थ में लोकेटेड है। ये देखिए, ये हमारा श्रीनगर वाला एरिया है जम्मू कश्मीर में, और ये जो है ये श्रीनगर के नॉर्थ में पीओके लोकेटेड है। तो 1947 में जब एक्सेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का इंडिया के साथ, उस टाइम पे पाकिस्तान ने डिस्प्यूट किया था जम्मू कश्मीर के कंट्रोल को, और फाइनली 1949 में पीओके को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया। उस टाइम से लेकर के अब तक पीओके जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसकी वजह से हमारे बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी खतरे में रहते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा वो एडिटोरियल से है कि द जुडिशरी शैडो ओवर स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स। अगर फर्स्ट ओपिनियन से कहा जाए तो ये एडिटोरियल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर का जो कंटेंट है, बट फिर भी हमारे लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम फ़ोन लेते हैं तो उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से ब्रांड का फ़ोन ले रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ कॉमन होती हैं, जैसे CDMA या वोल्टी या 4G 5G, इन सब का एक स्टैंडर्ड होता है जो हर एक फ़ोन की कंपनी को फॉलो करना होता है। आज सैमसंग ये नहीं बोल सकती है कि हम जो 4G का स्टैंडर्ड ऑफर करेंगे वो कुछ और रहेगा जो कि ओप्पो या वीवो जैसे फ़ोन्स नहीं ऑफर करेंगे। उनका जो इन सब चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड होता है वो सेम होता है। तो ऐसी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनके लिए जो पेटेंट इशू किया जाता है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट। तो डेफिनेशन देखते हैं। एन एसईपी इज अ पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन दैट इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड। कि किसी एक चीज़ को अगर आप स्टैंडर्ड बना देते हैं कि हाँ इतना तो आपको मेंटेन करके चलना है, या एक चीज़ है जिसको आपको फॉलो करना ही करना है, वो एक स्टैंडर्ड रूल हो गया है, तो उस चीज वैसे इन्वेंशंस को बोला जाता है स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स। उनके वैसे इन्वेंशंस के लिए जो पेटेंट्स ग्रांट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड्स आर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जैसे 4G सिम्स, तो 4 या 5G सिम्स, तो अगर आप 5G सिम लेते हैं और जो प्रोवाइडर है वो आपको बोले कि नहीं ये सिर्फ सैमसंग फ़ोन के साथ ही कंपैटिबल होगा, शाओमी के फ़ोन्स के साथ ये कंपैटिबल नहीं होगा, तो ये एक यूज़र के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी, डिसएडवांटेजेस सिचुएशन हो जाएगी। इसीलिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हर एक फ़ोन कंपनी को फॉलो करना होता है, हर एक प्रोवाइडर को फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड्स ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन रिलाई ऑन न्यूमरस पेटेंटेड इन्वेंशंस। दीज पेटेंट्स आर कंसिडर्ड SEPs इफ क्रिटिकल टू इम्प्लीमेंटिंग द स्टैंडर्ड। कि इनको SEPs इसीलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये क्रिटिकल होते हैं किस चीज़ के लिए, तो स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कौन क्रिएट करता है? तो स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर बॉडीज दैट डेवलप दीज टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद इन्हीं स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रांट किया जाता है SEP। जैसे आपने कंप्यूटर्स में नाम सुना होगा क्वालकॉम का, कंप्यूटर्स में, फ़ोन्स में इंटेल का, इनके प्रोसेसर्स होते हैं स्नैपड्रैगन, ये सारे प्रोसेसर्स होते हैं जो कि
किसी भी सिस्टम में इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से ब्रांड का है उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो व्हेन अ स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स अ स्टैंडर्ड, इट ऑफन इंक्लूड्स इन्वेंशंस दैट आर ऑलरेडी पेटेंटेड बाय मेंबर कंपनीज। और इनके वाइड स्प्रेड अडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए एसएसओज टिपिकली रिक्वायर देयर मेंबर्स टू अग्री टू लाइसेंस एसएपीज ऑन फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स, जिसको फ्रैंड बोलते हैं, कि ताकि इसको वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हो सके तो इनका एक फेयर, रीजनेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स होने चाहिए इनके अडॉप्शन के लिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी प्राइस हम इतनी हाई कर दें कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो तो इसको अफोर्ड कर पाए, बट जो छोटी छोटी, जैसे आजकल नई नई कंपनीज आ रही हैं फ़ोन्स की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कंपनीज उनको अफोर्ड ना कर पाए, ताकि एक फेयर प्ले इंश्योर किया जा सके हर एक कंपनीज के लिए। This means that SEP holders must offer licenses to their patents at a reasonable cost and without unfairly discriminating against any licensee। कि ऐसा नहीं कि अब Qualcomm बोलेगा कि नहीं, हम अपना जो SEP है वो सिर्फ सैमसंग को प्रोवाइड करेंगे और नोकिया को या Xiaomi को प्रोवाइड नहीं करेंगे। उनको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से अपना जो SEP है वो प्रोवाइड करना होता है एक रीजनेबल कॉस्ट पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये जो आर्टिकल है ये इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि भले ही एसएसओज को रिक्वायर्ड होता है कि वो एक फेयर, रीजनेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को अपनाएं, बट जनरली ऐसा नहीं देखने को मिलता है। जो ये एसएसओज होते हैं वो अपना मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे क्वालकॉम का दिया है कि क्वालकॉम के खिलाफ बहुत सारी कंट्रीज़ ने केस किया हुआ था, जिसमें कि उनको अनफेयर होने का और कंपटीशन को ख़त्म करने का उन पर आरोप लगाया गया था। तो इंडिया में इसको लेकर के जुडिशरी का क्या रोल रहा है, इस बारे में बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि सर्टेन कोई लॉ नहीं है, कोई बॉडी नहीं है जो इन सब चीज़ों को देख सके। इनका जो इकलौता एक्ट है जिनके अंदर ये गवर्न होते हैं वो है कंपटीशन एक्ट, और ये कंपटीशन एक्ट भी एडिक्वेटली इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पाता है। यही इस आर्टिकल का मेन आर्ग्यूमेंट है। तो जो ऑथर है उनका कहना है कि गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि एक प्रॉपर लॉ बनाया जाए जिसके अंडर इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द एसएसओज एंड अदर कंपनीज एंड द टेलीफोन कंपनीज या फ़ोन कंपनीज, उनके जो इश्यूज़ होते हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए। तो सिग्निफिकेंस क्या है एसईपीज़ का? तो दे हेल्प इंश्योर दैट डिफरेंट डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज कैन वर्क टुगेदर सीमलेसली। कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी जो है, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी अगर आपको सैमसंग में कुछ और देखने को मिले, वीवो में कुछ और देखने को मिले और ओप्पो में कुछ और, तो लोगों के लिए स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। Next is they also promote innovation by providing a way for companies to be compensated for their inventions. And last is, however, SEPs can also be a source of friction between companies। कि इनका जो लाइसेंसिंग होती है वो अगर अनफेयर तरीके से हुआ तो इनके बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कंपनीज के बीच में, जिसके कि कुछ एग्जाम्पल्स इस आर्टिकल में मेंशन है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं। और इंडिया में इसके डिस्प्यूट्स को लेकर के मैंने बताया कि इनके जो डिस्प्यूट्स हैं वो जनरली जो कोर्ट्स हैं वो सुनते हैं, और जनरली जो कोर्ट्स का प्रोसीजर होता है वो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो इसीलिए जो ऑथर हैं उनका कहना है कि बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में एक प्रॉपर एक्ट बनाया जाए जो कि इन डिस्प्यूट्स को एड्रेस कर सके। कौन सी बॉडी रहेगी जो इन डिस्प्यूट्स को एड्रेस करेगी, कैसे कैसे इनका अपील हो सकता है इन चीज़ों को एड्रेस कर सके। लास्ट जो न्यूज़ है हमारा आज का वो है रिकॉग्नाइज दिस लीव एज अ वुमेन्स राइट। ये जो आर्टिकल है यहाँ पे बात हो रही है मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में, कि जो तमिलनाडु की एक पार्टी है जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को प्रॉमिस किया है कि अगर वो पावर में आ जाते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। किस चीज़ के लिए? तो वुमेन का जो राइट है, राइट टू मेंस्ट्रुअल लीव, उससे रिलेटेड। क्या है राइट टू मेंस्ट्रुअल लीव?
क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके प्रोज कॉन्स, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। तो मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो हर महीने जब जो विमेन होती हैं वो जब अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती हैं तो उस टाइम पे वो जो 4-5 दिन का टाइम पीरियड होता है, तो लोगों का कहना है, जो एडवोकेट्स हैं इस राइट के, उनका कहना है कि वो एटलीस्ट 2 से 3 दिन उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो छुट्टी ले सकती हैं। और छुट्टी किस लिए? क्योंकि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है ये काफ़ी लेडीज़ के लिए, काफ़ी विमेन के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर होता है। तो इस वजह से वो अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं और वो ढंग से, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो पीक लेवल पे नहीं होती है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ का तो ये भी मानना है कि इस टाइम पे जो पेन होता है, जो क्रैम्प्स होते हैं विमेन को, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू हार्ट अटैक। कि हार्ट अटैक के टाइम पे जिस तरीके का दर्द होता है उसी लेवल का पेन जो है वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी देखने को मिलता है। तो इस वजह से जो प्रोपोनेंट्स हैं इस लीव के, वो कहते हैं कि हर एक औरत को ये राइट होना चाहिए कि उनके पास, उनको मेंस्ट्रुअल लीव वो ले सकें अगर वो सक्षम नहीं है उस टाइम पे काम करने में। तो इंडिया में हिस्ट्री क्या रही है मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में? तो अभी तक सिर्फ 2 ही ऐसे स्टेट्स हैं, बिहार और केरला, जो कि मेंस्ट्रुअल लीव ऑफर करते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब्स में। बिहार सबसे पहला स्टेट था जिसने कि 1992 में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था, इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें। और अगर डिपेंडेंट इंडिया की या पहले की बात करें तो केरला के बारे में कहा जाता है कि 19th सेंचुरी में ही केरला जो था उसने पहली बार जो मेंस्ट्रुअल लीव है उसको ग्रांट किया था। सेकेंड है मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल, कि ये एक बिल इंट्रोड्यूस किया था 2017 में जिसने 3 दिन की पेड मेंस्ट्रुअल लीव पर मंथ को इंट्रोड्यूस करने की बात की थी, बट अभी तक इसको पास नहीं किया गया है। लास्ट ईयर भी आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में इससे रिलेटेड डिस्कशन हुआ था, डिबेट हुआ था, जिसमें बहुत सारे लीडर्स थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे लीडर्स थे जो इसके अगेंस्ट थे। तो क्यों इसको सपोर्ट करने का क्या रीज़न हो सकता है? तो सबसे पहला अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि प्रोज और कॉन्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो प्रोज में हम देखेंगे कि राइट टू हेल्थ जो है हमारा, वो सबका फंडामेंटल राइट है और एक हेल्दी इन्वायरमेंट में हम काम करें, एक हेल्दी माइंड के साथ, ये सबको इंश्योर करने की ज़रूरत होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ ये हो सकती है कि विमेन जो हैं वो अगर उनको उस टाइम पे प्रॉपरली मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम उनको लीव्स दिए जाएंगे तो रेस्ट ऑफ द मंथ में जो उनकी प्रोडक्टिविटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव रहेगी। तो सेकेंड जो है वो हो जाएगा प्रोडक्टिविटी। थर्ड चीज़ अगर हम बात करें तो ये एक पॉजिटिव मैसेज सेंड करेगा पूरे सोसाइटी में कि विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए अगर इसको हम एक फंडामेंटल राइट की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं तो। बट अगर हम इसके कॉन्स समझते हैं तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है। अब आप जानते हैं कि अभी हमारे कंट्री में मैटरनिटी लीव का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो प्री डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी दोनों ही वो मैटरनिटी लीव के लिए एंटाइटल्ड होती है। काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो इसी वजह से, मतलब वो बताती नहीं है कि दिस इज़ द रीज़न, बट इट इज़ क्वाइट क्लियर कि वो विमेन को कम हायर करना चाहती है। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल जो विमेन है दे विल गेट मैरिड, दे विल गेट प्रेग्नेंट एंड उस टाइम पे वो लोग लीव्स लेंगी। बहुत सारी कंपनीज की ऐसी पॉलिसी होती है कि मैरिड वुमन को हम हायर नहीं करेंगे। अगर मैरिड वुमन को हायर करते भी हैं तो एक टाइम के, एक सर्टेन टाइम के बाद जब वो उनकी प्रेगनेंसी वगैरह का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो लोग मैरिड वुमेन को हायर करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो विमेन होती हैं वो एक एसेट से ज़्यादा एक लायबिलिटी होती हैं कंपनी पर। तो अब समझिए, ज़िंदगी में एक बार या 2 बार अगर मैटरनिटी लीव देनी पड़ती है तो कंपनीज़ की ऐसी पॉलिसी होती है। वहीं अगर हर महीने 2 से 3 दिन कंपनीज़ को छुट्टी देनी पड़े तो वो तो विमेन को हायर करना ही बंद कर देंगी, ऐसा हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेटरी टूल बन सकता है अगेंस्ट द विमेन। और
दूसरी चीज़ कि ये एक सोशल मैसेज भी क्रिएट करेगा, जो कि लोगों के मन में ये चीज़ कि अरे इसको तो छुट्टी मिल जाती है, तो ये जो विमेन है वो इसका मिसयूज़ भी कर सकती हैं। प्लस लोगों के मन में एक नेगेटिव इमेज भी क्रिएट हो सकता है कि ये लोगों को बिना किसी काम के भी छुट्टी मिलती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों को मैनेज करते हुए हम एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं। बैलेंस्ड अप्रोच कैसे होगा? तो विमेन जो होती हैं उनके लिए मेंस्ट्रुअल लीव एक ऑप्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, बट होना चाहिए और पेड होना चाहिए, क्योंकि हर जो लेडी होती है वो अगर सेम लेवल का दर्द फील करे इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए हर एक औरत के हिसाब से उनको जब भी ज़रूरत पड़े तो उनको लीव मिलनी चाहिए। प्लस एक नेशनल लेवल पे पॉलिसी अडॉप्ट करो, ताकि जो प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज दोनों में से कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना कर सके विमेन के अगेंस्ट। थर्ड चीज़ जो होनी चाहिए वो है सोशल स्टिग्मा से रिलेटेड, कि जो लोग हैं वो आज भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझते नहीं हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो एक नेगेटिव परसेप्शन होता है वो लोगों के मन से निकल जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेंसिटाइजेशन, जो कि पहले सोशल अवेयरनेस के बाद ही हो सकता है कि दिस इज़ अ रियल इशू। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सोचिए, अगर किसी इंसान को चोट लग जाती है तो क्या उसको छुट्टी नहीं मिलेगी? उसको मिलती है। तो सिमिलरली इस केस में भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में भी, मेंस्ट्रुअल लीव के केस में भी लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा राइट टू हेल्थ है अंडर आर्टिकल 21 वो औरतों के लिए और मर्दों के लिए दोनों के लिए ही इंश्योर किया जा सके। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट्स देखें तो proponents of menstrual leave argue that it can be seen as an extension of the right to life and dignity enshrined in Article 21 of the Constitution. They believe it can address issues like period pain, lack of proper sanitation facilities and overall well-being। कि कई बार ऐसा होता है कि जो ऑफिसेज होती हैं वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, फिर चाहे वो अनहाइजीनिक वॉशरूम से रिलेटेड हो या अनहाइजीनिक सैनिटरी नैपकिन्स डिस्पोजल से रिलेटेड हो, तो उससे जो वीमेन्स होती हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं अगर ये 2 से 3 दिन की छुट्टी जो है वो विमेन को ग्रांट कर दी जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सर्वोदय IAS के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर्वोदय IAS जो है वो UPSC और BPSC की तैयारी मात्र 1 रुपये में करवा रहा है। तो फाउंडेशन कोर्स अभी लॉन्च हो चुका है और एक और नया बैच आपको लॉन्च होने वाला है। तो जाइए और जाकर के ऐप डाउनलोड कीजिए, जाकर जो लेक्चर्स की क्वालिटी है उसको चेक कीजिए और अपनी तैयारी को शुरुआत कीजिए और जीत की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। थैंक यू। जय हिंद।